नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, जो बाहुबली एमसीक्यू सीरीज चल रही है पेडागोजी की, उसकी अगली क्लास है। और इस क्लास में दोस्तों मैंने उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो मानसिक मनोदशाओं से रिलेटेड हैं। इसमें जितनी मानसिक मनोदशाएँ होती हैं दोस्तों, ये मैंने इस सीरीज में डाले हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो सारे मानसिक दशाएँ क्लियर हो जाएंगी। और ये रीट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में के सिलेबस में ये चैप्टर दिया हुआ है। दोस्तों चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व अतृप्त इच्छा को बलपूर्वक भुला देना कहलाता है? दमन, शमन, प्रक्षेपण या प्रतिगमन? आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, कटु अनुभूतियों, दुखद बातों व अतृप्त इच्छा को बलपूर्वक भुला देना कहलाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? दमन। मतलब दोस्तों, जो भी हमारे अंदर अतृप्त इच्छाएं, जो इच्छाएं पूरी ना हुई हों, या फिर कटु अनुभूतियाँ, जो पुरानी यादें हों, जो अच्छी यादें ना हों, या फिर दुखद कोई बात हो ऐसा जो किसी खोने का गम, उसको अपने अंदर ही अंदर समा लेना, किसी के सामने जाहिर ना करना, वो क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रत्यक्ष उपाय है, मतलब इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है? दमन, शमन या विश्लेषण एवं निर्णय या प्रतिगमन? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो विश्लेषण एवं निर्णय क्या है? अप्रत्यक्ष उपाय है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कष्टदायी बातों को जानबूझकर चेतन अस्वीकरण कहलाता है? कष्टदायी बातों को जानबूझकर चेतन अस्वीकरण कहलाता है? दमन कहलाता है, शमन कहलाता है, प्रक्षेपण कहलाता है या प्रतिगमन कहलाता है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? शमन कहा जाता है। कष्टदायी बातों को जानबूझकर मतलब ऐसे कोई बातें जो आपको कष्ट दे रही हो, उसको जानबूझकर अपने उसको स्वीकारना ना जाए, वो क्या कहलाता है? शमन कहलाता है। अगला है, जैसे दूध उबल कर नीचे गिर जाने से झड़प हो जाना, पर यह कहना कि छोड़ो जो हुआ सो हुआ, संबंधित है दमन से, शमन से, प्रक्षेपण से या प्रतिगमन से? अभी मैंने इसके पहले स्लाइड में दोस्तों बताया अभी कि कष्टदायी बातों को, जैसे मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, जैसे सपोज दैट आप कुछ ऊपर लेकर जा रहे हैं, सपोज दैट आप दूध ही उबाल रहे थे, अभी जिससे उदाहरण में दिया है, अचानक आपका ध्यान हट गया और दूध उबल कर नीचे गिर गया। तभी आपके घर वाले, मम्मी पापा की कोई भी डांट रहा है कि क्यों दूध उबल गिर गया, ध्यान नहीं दिए हो, तो आपने सोचा चलो छोड़ो, ध्यान दो, जो हुआ सो हुआ। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका शमन। क्या कहलाता है दोस्तों? शमन। मतलब ये कह देना चलो जो हुआ सो हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्या कहलाता है? शमन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर देना कहलाता है? अपनी असफलता का दोष किसी पर भी लगाकर अपने आप को संतुष्ट कर देना। जैसे आपने आंसर देने से पहले एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आप एग्ज़ाम देकर आए और अनफॉर्चुनेटली आप नंबर कम आ गया किसी विषय में, तो आपने ये घर पे पूछा गया कि आप नंबर क्यों कम पाए हो, तो आपने ये कह दिया कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, या फिर ये कह दिया कि मैं उस दिन स्कूल नहीं गया था, या फिर ये बोल दिया कि बस ख़राब थी तो उस दिन एब्सेंट हो गया, या फिर ये बोल दिया कि मेरे दोस्त ने मेरे नोट्स नहीं दिए, मेरी तबीयत खराब थी। मतलब कोई भी ऐसा बहाना बनाकर अपना दोष उस विशेष चीज़ पर डाल देना, टीचर पर या फिर सामने वाले व्यक्ति पर डाल देना, क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। प्रक्षेपण मतलब होता है अपने दोष को किसी और पे डाल देना। अपना दोष को किसी और पे डाल देना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। जैसे सबके घर में ऐसा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो और आपसे वो गलती हो गई, बाद में मम्मी ने पूछा कि ये किसने किया, और आपने ये बोल दिया कि मैंने नहीं, मेरे छोटे वाले भाई ने किया है, चाहे अब दीदी ने किया है, चाहे भैया ने किया है। तो मतलब अपने दोष को किसी और पे डाल देना क्या कहलाता है दोस्तों? प्रक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसके ठीक प्रकार से न खेलने का कारण उसका ये बेकार बल्ला है। आपको पता चली गया होगा आंसर क्या होगा।
मतलब एक क्रिकेट खिलाड़ी है, बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसके ठीक प्रकार से न खेलने के कारण उसका ये बेकार बल्ला है। चूंकि दोस्तों कमी उस क्रिकेटर में है, लेकिन वो दोष आरोपण किस पे कर रहा है? अपने बल्ले पे कि मतलब ये बैट सही नहीं है, बराबर फिट नहीं आ रहा है मेरे हाथ में, इसलिए मैं आउट हो गया, फिर रन कम बने, चाहे मेरे शतक नहीं पूरे हुए, इत्यादि इत्यादि जो भी कारण हो। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? प्रक्षेपण। मतलब अपने दोषों को किसी और पर आरोपित कर देना, प्रक्षेप कर देना, क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, जो वर्तमान स्थिति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना कहलाता है। दोस्तों, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उससे बचने के लिए अपनी पूर्व स्थिति की ओर लौट आना क्या कहलाता है दोस्तों? बताइए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो क्या कहलाता है? प्रतिगमन। क्या कहलाता है दोस्तों? प्रतिगमन। मतलब जो आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो आपको तनाव दे रही है। जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, चाहे कोई दुर्घटना ही हो गई, वो आपको टेंशन दे रहा है, हाँ, और पुनः आप वापस आ जाए, चलो छोड़ो जाने दो, हाँ, आप पुनः की स्थिति में वापस आ जाए, तो क्या मतलब? प्रतिगमन। मतलब आप उस टेंशन से आपने अपने आप को मुक्त कर लिया, ये क्या कहलाता है? प्रतिगमन कहलाता है। जैसे एक वयस्क का बच्चे की तरफ फूट फूट कर रोना कहलाता है। एक वयस्क बच्चे का फूट फूट कर रोना कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने किसी बात के लिए डांट दिया, तो आप टेंशन न लेने के बजाय आप अपने पुनः वह स्थिति में वापस आ गए, मतलब रोने लगे, हाँ, रो कर आपने उस गम को भुला दिया, चाहे उस दुख को भुला दिया, वो क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रतिगमन का ये क्या है? उदाहरण है। अगला है, जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना कहलाता है। जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लेना कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो वो क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पृथक्करण कहलाता है। नेक्स्ट है, जैसे घर में लड़ाई झगड़ा होने पर थोड़ी देर के लिए उठकर बाहर चले जाना, एक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि आप घर में एक झगड़े वाला माहौल बना हुआ है, कोई आपस में लड़ रहे हैं लोग, आपका दिमाग शांत करने के लिए आप बाहर चले गए, चाहे दोस्तों के साथ बाहर घूमने चले गए, चाहे किसी काम के बहाने चले गए बाहर, तो क्या है? अपने आप को उस स्थिति से अलग कर लेना क्या कहलाता है दोस्तों? पृथक्करण कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। जैसे देखिए, जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है, जैसे मान लीजिए वो घर में रहता है, हाँ, तो तनाव टेंशन में रहता है कि घर में झगड़ा हो रहा है, वो टेंशन में रहता है, वो कुछ कहता, कुछ सुनता, हाँ, इससे अच्छा उसने अपने आप को अलग कर लिया, मतलब वहाँ से वो उस जगह से वो मतलब हट गया, अपने आप को विस्थापित कर लिया, किसी बहाने से बाहर चला गया, दोस्तों के साथ चला गया, घूमने चला गया, तो क्या कहलाएगा दोस्तों? ये कहलाएगा आपका पृथक्करण। वो क्या है? पृथक्करण है। तो दोस्तों दमन समझ में आ ही गया। अपनी तनाव के बातों को अपने अंदर ही दबा लेना क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। प्रतिगमन मैंने बताया ही। पृथक्करण, जो वर्तमान में जो स्थिति होती है तनाव वाली, उसको अपने आप से अलग कर लेना क्या कहलाता है? पृथक्करण कहलाता है। और प्रक्षेपण मैंने बताया है कि अपने दोष को दूसरे पर आरोपित कर देना क्या कहलाता है? प्रक्षेपण कहलाता है। मतलब अपने दोष को किसी दूसरे पर डाल देना प्रक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है, अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो तथा जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है? अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति की या वस्तु पर अभिव्यक्त करना जो कमजोर हो या तथा जिससे आक्रमण की उम्मीद ना हो कहलाता है। जैसे दोस्तों ये हर घर में होगा, हमने भी किया है, आपने भी किया होगा, अच्छा कुछ लोग कर भी रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपकी मम्मी ने मारा आपको, किसी बात के लिए डांटा आपको, चाहे मारा आपको, तो आप मम्मी को डांट तो सुन लिए, लेकिन वो गुस्सा आप अपने घर आके आप अपने छोटे भाई पर उतार दिए, किसी सामान पर उतार दिए, कोई सामान तोड़ दिए। वो क्या है दोस्तों? मतलब अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति पर जाहिर कर देना जो कमजोर हो, मतलब जो आपको जवाब न दे सके। जैसे आप मान लीजिए कि आप घर में आपकी माता जी ने किसी गलती पे मारा आपको, और आप घर पे और रूम में आकर अपना बाटल फोड़ दिया, और बाटल तोड़ को आपको मारेगा नहीं। चाहे अपने छोटे वाले भाई को एक झापड़ मार दिया, हाँ, तो वो छोटा है, आपसे बदसलूकी नहीं कर सकता, तो ये दोस्तों क्या कहलाता है? विस्थापन। मतलब अपने आक्रोश को किसी ऐसे व्यक्ति पर जाहिर कर देना जो उसकी स्थिति कमजोर हो, जो आक्रामक रूप न ले सके, आपके साथ
बहस न कर सके, वो क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन कहलाता है। अगला है समायोजन। समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति अपना परिचय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करता है जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसके गुणों और अवगुणों का अनुसरण करना कहलाता है। जैसे दोस्तों ये ह्यूमन नेचर है, जैसे जब तक कोई व्यक्ति सफल नहीं रहता है तब तो लोग उससे दूर भागते हैं। अगर वो कल को आप टीचर में नौकरी लग जाती है तो जो लोग आपसे दूर भाग रहे हैं वही आपको कहेंगे अरे ये मेरे बुआ का लड़का है, ये मेरे दूर का रिश्तेदार है, ये मेरे चाचा के भाई का बहन का पति है। मतलब कोई ना कोई आपसे रिश्ता क्या कर लेंगे, वो जोड़ लेंगे ताकि वो उनके उसके साथ उसके भी समाज में क्या बने, इज्जत बने। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है आत्मीकरण या तदात्मीकरण। मतलब अपने आप को ऐसे व्यक्ति के साथ तालमेल स्थापित करता है जिसे समाज में कोई पद या प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, उसके गुणों और अवगुणों का अनुसरण करना कहलाता क्या है? आपका आत्मीकरण या तदात्मीकरण कहलाता है। अगला है अध्यापक के डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना उदाहरण है। अभी मैंने इसको बताया था, अध्यापक की डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई बहनों को पीटना का उदाहरण क्या है? दमन, आत्मीकरण, शमन या विस्थापन? जल्दी से बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए दोस्तों। अभी मैंने बताया कि अगर माता जी आपको डांटती हैं या मारती हैं और आप अपने आके अपने घर रूम के किसी सामान पर अपना गुस्सा उतार देते हैं, किसी छोटे भाई को मार देते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। दमन क्या होता है? जब अपनी इच्छाओं को, अपने दुखों को अपने अंदर ही दबा लेना, क्या कहलाता है? दमन कहलाता है। आत्मीकरण मैंने बताया ही आपको। शमन क्या होता है? ये भी बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है हकीकत में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, मतलब एक्चुअल में जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, कल्पना के माध्यम से उन इच्छाओं की पूर्ति कर क्षणिक संतुष्टि प्राप्त कर लेना कहलाता है दिवास्वप्न, आत्मीकरण, शमन या विस्थापन। मतलब दोस्तों आप सपोज दैट कि कोई विकलांग व्यक्ति है, सबसे अच्छा उदाहरण है, कोई विकलांग दिव्यांग बच्चा है, वो चल फिर नहीं सकता, लेकिन वो अपनी कल्पना में सोच रहा है कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं यहाँ घूमने गया हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रहा हूँ। तो दोस्तों उसको आत्मिक संतुष्टि मिलेगी, उसका दिमाग शांत हो रहेगा, वो कल्पना में ही खुश रहेगा, क्योंकि वो जानता है एक्चुअल में वो नहीं कर सकता, लेकिन वो कल्पना करके ही अपने आप में आनंदित हो रहा है। जैसे हम ही हैं, आप कई बच्चे ऐसे होंगे जो सीरियस कैंडिडेट नहीं होंगे, सोच रहे होंगे मेरी टीचर की नौकरी लग गई, हाँ मैं अब स्कूल जाता हूँ, हर महीने में इतना पैसे उठाता हूँ, मैं उससे गाड़ी खरीदूंगा, मैं उसे घर बनाऊंगा। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, उसको संतुष्टि भी मिल रही होगी क्योंकि कल्पना में संतुष्टि मिलती है, लेकिन उसका एक्चुअल में रूप क्या है ये तो पता ही होगा आपको। पता ही होगा कि रीट में इस बार सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए, लगभग 16.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कितनी टफ कंपटीशन होगी इस बार। तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? दिवास्वप्न, मतलब दिन में इस स्वप्न देखना, अपनी कल्पनाओं की दुनिया में रहना। और ये किशोरावस्था से संबंधित है दोस्तों। किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाते, किसी भी कारण से जो पद या वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती, उसी में दोष निकालकर समायोजन स्थापित करना तथा अपनी दयनीय स्थिति को उचित बताना कहलाता है। इसका अर्थ यह है दोस्तों, सपोज दैट कि आप मास्टर मान लीजिए, सपोज आप, हम टीचर की बात करें, टीचर मान लीजिए आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया और सपोज दैट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो घर वालों ने कहीं पूछा कि अरे ठीक है मास्टर की नौकरी सही नहीं थी, उसमें सैलरी कम थी, रोज़ स्कूल जाना पड़ता था, रोज़ पढ़ाना पड़ता था, फिर चुनाव में ड्यूटी लगती थी, तमाम सारे कारण। मतलब जो पद या प्रतिष्ठा को प्राप्त न हो और उसी में दोष निकाल कर वर्तमान स्थिति को ही संतुष्ट हो जाना, वर्तमान स्थिति से कि मैं इसी तरह ठीक हूँ, हाँ, वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्या कहलाता है? औचित्य स्थापन। क्या कहलाता है दोस्तों? औचित्य स्थापन। कार की इच्छा पूरी न होने पर व्यक्ति कल्पना में अपनी प्रेमिका के साथ गाड़ी में घूमना उदाहरण है। कार की इच्छा पूरी न होने पर व्यक्ति कल्पना में अपनी प्रेमिका के साथ गाड़ी में घूमना उदाहरण है। बताइए दोस्तों जल्दी। दिवास्वप्न, आत्मीकरण, शमन या विस्थापन? अभी मैंने बताया दोस्तों कि जब ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन केवल कल्पना में जी रहे हैं कि हाँ मेरे पास गाड़ी आ गई, बंगले आ गए, खूब पैसे उड़ा रहा हूँ, खूब वर्ल्ड टूर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये केवल सोचने में अच्छा लगेगा, कल्पना में ही अच्छा है। ये एक्चुअल में उसको धरातल पे कार्य करने के लिए उसके प्रति मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज
सारे सक्सेस के लाइन बिना किताबों के नहीं गुजरते दोस्तों। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर चांस, देयर इज़ नो अदर वे। कोई और दूसरा मौका नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है, किसका उदाहरण है? दीवा सपने का उदाहरण है। अगला है, एक सौतेली माँ अपनी सौतेली बेटी के प्रति नफरत को अपने अंदर रखकर इसके विपरीत प्यार का प्रदर्शन उदाहरण है। दिव्य स्वप्न का, आत्मीकरण का, मार्गांतीकरण या शुद्धिकरण या उदात्तीकरण का या विस्थापन का? बताइए दोस्तों। एक सौतेली माँ है, सब लोग जानते हैं, स्टेप मत दो। एक सौतेली माँ जो अपने बच्चे को, इसमें कोई संदेह नहीं, माँ तो माँ होती है, लेकिन मान ली एक सौतेली माँ है, अपने बच्चे, हाँ उससे ज़्यादा स्नेह है, लेकिन अपने दूसरे बच्चे को जो उसकी कोख से पैदा ना हुआ हो, लेकिन उसको भी समाज के डर से, लोक लज्जा के डर से उसको प्यार करती है और अपने उसके प्रति नफरत को अपने अंदर ही अंदर समाये रखती है, उसके प्रति विपरीत प्यार करती है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? मार्गांतीकरण कहलाता है, शुद्धिकरण कहलाता है, उदात्तीकरण। तीनों नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसमें से कोई पूछ सकता है। और 2 क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों एग्जाम में, 1-2 क्वेश्चन इससे आता ही आता है। असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तन कर देना कहलाता है। मतलब अनसोशल जो कार्य होते हैं उसको सोशल कार्यों में बदल देना क्या कहलाता है? शोधन, आत्मीकरण, शमन या विस्थापन? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो क्या कहलाता है? शोधन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? शोधन। अगला है, तुलसी जी का अपनी पत्नी रत्नावती के प्रति आसक्ति राम आसक्ति में बदलना और रामचरितमानस लिखना उदाहरण है। दोस्तों तुलसीदास को पता ही होगा कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से कितना प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने पीहर मतलब मायके चली गई, तो तुलसीदास जी को जब ये पता चला तो रात में उस बारिश भीगते हुए सांप को रस्सी समझकर वो उनके घर पहुंचे। रात में जब उनकी तो पत्नी रत्नावली ने कहा कि जितना प्रेम आप इस हाड़ मांस शरीर से करते उतना ही प्रेम अगर भगवान से करते तो हाँ तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो वो पहले वो क्या थे? हाँ, वो पहले असामाजिक प्रवृत्तियों के थे, मतलब उनका मोह माया में फंसे हुए थे। लेकिन उसी को ही, उसी प्यार को, उसी स्नेह को, उसी प्रेम को, उसी आसक्ति को उन्होंने राम भक्ति में बदल दिया। तो दोस्तों क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों क्षतिपूर्ति उपाय। क्या कहलाता है दोस्तों? क्षतिपूर्ति शोधन। क्या कहलाता है? शोधन। इसी का उदाहरण है दोस्तों। इस असामाजिक प्रवृत्तियों को सामाजिक प्रवृत्तियों में परिवर्तित कर देना क्या कहलाता है? शोधन। और क्या कहलाता है दोस्तों? शोधन। मतलब तुलसीदास जी का अपनी पत्नी रत्नावती के प्रति आसक्ति, प्रेम आसक्ति में बदलना और रामचरितमानस लिखना उदाहरण है शोधन का। अगला है लास्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित करता है, उदाहरण है। बताइए दोस्तों, शारीरिक रूप से विकलांग बालक कक्षा में प्रथम स्थान लाकर समायोजन स्थापित करता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या कहलाता है? विस्थापन। क्या कहलाता है दोस्तों? विस्थापन। तो उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा। इसमें सारी मनोदशाएं हैं, जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं, जितने मानसिक समायोजन होते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। इससे बाहर चैप्टर में कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसको वीडियो दोबारा देखिए, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो उसको कमेंट में भेजें दोस्तों। और इस चैनल का, इस वीडियो का PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल लर्न विद एडू फंडा पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। सेवरेट, थैंक यू।